हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। आशा करता हूँ आपको मेरा पिछला वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी था वो अच्छा लगा होगा। और अब हम आज नया स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि हमारे माइंड में नॉलेज कैसे आती है। नाउ इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। हमने इसे 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया है। अर्ली पीरियड जिसमें ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे, फिर जो रेनेसां, मिडिवल पीरियड जिसके अंदर नॉलेज और थिंकिंग कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुई, एंड देन फाइनल मॉडर्न पीरियड के आइडियाज़ एंड मेथड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नॉलेज कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन ही कॉग्निटिव, अगर हम अर्ली पीरियड देखें तो ये क्वेश्चन ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसके अर्ली टाइम से है, या यूँ कहें कि ये क्वेश्चन ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी की नींव है। बेसिकली अर्ली टाइम में लोग इसके अर्ली टाइम में लोग इसके 2 आंसर्स बताते थे। पहले थे एम्पिरिसिस्ट जिन्होंने बोला कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, एंड दूसरे थे नेटिविस्ट जिनका मानना था कि नॉलेज हमारे पैदा होने के साथ ही हमें विद्यमान रहती हैं। बट दोनों ही अपना पॉइंट जो है वो प्रूव नहीं कर पाए। और इवन कुछ एंशिएंट्स इजिप्शियंस तो ऐसे भी थे जिनका मानना ये था कि नॉलेज जो है वो हार्ट में है, जिनमें से एक थे एरिस्टोटल। बट जो प्लाटो थे उनका मानना यही था कि नॉलेज का जो लोकस है वो हमारे माइंड में है। बट अर्ली पीरियड में कोई भी जो साइंटिस्ट थे वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि नॉलेज कहाँ से आती है, एंड वो अपनी बात को भी प्रूव नहीं कर पाए। रेनेसां पीरियड आते आते भी ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों ही बना रहा। हाँ, बट रेनेसां में क्या हुआ कि जो फिलोसोफर और थियोलॉजिशियन थे वो इस बात से सेटिस्फाई थे कि नॉलेज कहीं ना कहीं ब्रेन में ही लोकेट करता है। और वो ये मानते थे कि नॉलेज जो नॉलेज है वो हमारे 5 सेंसेस से आती है। हम उसे अपने 5 सेंसेस, जो कि हमारा टच है, टेस्ट है, हम देखते हैं आँखों से, सुनते हैं और स्मेल करते हैं, ये उन्हीं से कहीं ना कहीं आती है। प्लस वो ये भी मानते थे कि हम जो नॉलेज है वो डिवाइन सोर्सेस से भी एक्वायर करते हैं। अब हम 18th सेंचुरी आते आते क्या देखते हैं कि इस विषय में जो साइंटिस्ट थे वो फिलोसॉफी से साइंस की ओर लोग बढ़ने लगे थे। और 18th सेंचुरी में 4 बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम, जेम्स मिल, एंड उसके बाद उनका जो लड़का था जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स बताए। उन्होंने, यानी कि हमारे पास जो नॉलेज होता है उसके 3 कारण होते हैं। पहला जो उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स, जो हम देखते हैं, सुनते हैं डायरेक्ट, और जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं बातें, ये डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स के अंदर में आया। सेकेंड था फेंट कॉपीज ऑफ परसेप्ट्स, और जो स्टोर्ड हो गई मेमोरी में। मतलब जो स्टोर्ड कैसे हो गई कि मेमोरी में तो है बट हमें ऐसे नॉर्मल में याद नहीं आती। जब कोई इवेंट उसके साथ में कोई ऐसा इवेंट होता है जो उस चीज़ की याद दिलाए तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं। तो ये हो गई फेंट कॉपीज। या यूँ कहें कि हमने किसी को देखा और उसे भूल गए, और फिर उसके बाद में कहीं वो मिला तो हमें याद आया, अच्छा हाँ हमने तो इसे वहाँ। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेंट कॉपीज। कुछ होता है कि जैसे कुछ थॉट्स थे वो हमारे दिमाग में, कहीं का कुछ थॉट्स आया एंड कहीं से कुछ थॉट्स आया, एंड इन दोनों थॉट से मिलके कुछ एक नया थॉट जो बना। वो जो थर्ड पॉइंट था वो उनका ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फेंट कॉपीज इन एसोसिएटेड थॉट्स। और ये तीनों कारण ही थे हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जो कि आज भी जो रिसर्च होती है ये उनका बेसिक्स है। ये तीनों चीज़ जो हैं यही की बेसिक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे लाइक गुस्टव फ्रेंचनर, फ्रांस बेरेंटो, मूलर, जेम्स और भी थे, उन लोगों ने इस विषय को फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से इनकार किया। और उनका मानना ये था कि एक ऐसा विषय है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है बजाय कि स्पेकुलेशन पे ट्रस्ट करना। 19th सेंचुरी के लास्ट में ये जो साइंटिस्ट थे इन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले ये मानते थे कि जो नॉलेज है ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और कुछ इसे ऐसा मानते थे कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और लगभग इसी टाइम पे जो विलियम जेम्स थे उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की अमेरिका में। उन्होंने एक बुक भी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1819 में, एंड एक माइंड का मॉडल भी डेवलप किया।
इसके बाद FC पॉन्डर, जेम्स कैटल, इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए मेंटल ऑपरेशंस पे, और ये टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर, प्रोसीजर और इनके रिजल्ट ने इस डिसिप्लिन को एज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज किया लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी में। नाउ 20th सेंचुरी में क्या हुआ, दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट सामने आए जो थे बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट। बिहेवियरिज्म ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स को बताते हुए कहा कि अगर हम किसी के ऊपर एक सिचुएशन डालें तो उसका एक रिजल्ट होगा, मतलब उसका एक एक्शन होगा। बट एज पर गेस्टाल्ट उनका मानना ये था कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग उस सिचुएशन पे अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, एंड एक रिस्पॉन्स देख के हम किसी पे कोई थ्योरी नहीं दे सकते। एंड जो स्टडीज़ 19th सेंचुरी के लास्ट हाफ में हुई थी, अब उनकी बात इस 20th सेंचुरी में कोई नहीं कर रहा था। जो भी सब थे वो गेस्टाल्ट एंड बिहेवियरिज्म को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। सेम इसी टाइम 1932 में टॉलमैन ने एक रिसर्च करी और पाया कि जो चूहे हैं वो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एक फील्ड है, मेज़ बोलते हैं इसको, ये पज़ल टाइप है। जब उन्होंने इसमें चूहे छोड़े तो उन्होंने ये पाया कि जो रैट्स थे वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि चूहे छोड़े और एक जगह खाना रख दिया। तो चूहों ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स को फॉलो नहीं करते हुए एक माइंड में अपने एक इमेज बना ली, जिसको उन्होंने वो उसी इमेज के थ्रू वो काम करते थे। उन्होंने एक लेआउट बना लिया उस फील्ड का और स्टिमुलस रिस्पॉन्स को फॉलो नहीं किया। 1932 में सर फ्रेडरिक बार्लेट ने एक बुक लिखी रिमेंबरिंग, और उन्होंने बताया कि मेमोरी और जैसे मेमोरी याद रखना है, किसी चीज़ को भूल जाना, फॉरगेटिंग को किसी सिलेबस से स्टडी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अंडर नेचुरलिस्टिक कंडीशन ही इसे अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया स्कीमा, जो कि एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस को बताता है, और स्कीमा थ्योरी मॉडर्न थ्योरीज में एक सेंट्रल रोल निभाती है। टॉलमैन और बार्लेट के इन्हीं आइडियाज़ ने आगे आने वाले कॉग्निटिव साइंटिस्ट की थ्योरी थिंकिंग को बहुत प्रभावित किया। नाउ हम आते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो एज इट इज़ टुडे है। तो 1950 में अगेन साइंटिस्ट ने अटेंशन, मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इमेजेस, सेमनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थिंकिंग, कॉन्शियसनेस में फोकस करना शुरू कर दिया। एंड ये कॉन्सेप्ट जो वेग हो गए थे इससे पहले, वो फिर से उभर कर आ गए। इनके पीछे के जो कारण थे वो थे फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म लैंग्वेज के केस में डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बताने में फेल हो गया, प्लस उन्होंने कुछ टॉपिक्स को इग्नोर भी कर दिया था जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। इसमें मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड इमेजरी जैसे टॉपिक्स थे। सेकंड जो कारण था कि इसके पीछे, वो था इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, जिसने सिग्नल डिटेक्शन, अटेंशन, साइबरनेटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी जैसे एरियाज पे एक्सपेरिमेंट किए। थर्ड कारण था मॉडर्न लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को नए तरीके से देखा जाने लगा। फोर्थ कारण था इसका मेमोरी रिसर्च, मॉडल्स ऑफ मेमोरी सिस्टम बनाए गए। देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, जो कि हम देखते हैं आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन सब डिवाइसेस ने रिसर्च कैपेसिटी बढ़ा दी। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कैसे विथ मैच्योरेशन हमारी एबिलिटीज़ भी डेवलप होती है। अर्ली लास्ट में स्टडीज़ में पाया गया कि जो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ में पाया गया, उन्होंने बताया कि जो एक नॉलेज है वो हम न्यूरोकेमिकल कोड में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो ये था पूरा एक हिस्ट्री, अर्ली से लेके मिडिवल से लेके फिर मॉडर्न टाइम में इसकी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।